राम राम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बेसिक कंपोनेंट्स। अगर आप भी पावर सप्लाई रिपेयरिंग करना सीखना चाहते हैं या कोई भी सर्किट होगा, टीवी, सीआरटी टीवी, एलईडी टीवी, एलईडी बल्ब, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी सर्किट रिपेयर करने के लिए पहले हमें सबसे पहले बेसिक कंपोनेंट्स का नॉलेज होना जरूरी है। और आज के मेरे यूट्यूब के पहले चैप्टर में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा बेसिक कंपोनेंट्स, जो कि मैंने कुछ बेसिक कंपोनेंट्स इस बोर्ड पर लिखे हैं। देखो, कोई भी सर्किट रिपेयर करने से पहले हमें सबसे पहले आवश्यक है कि उन कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट्स क्या काम करते हैं और कौन से कंपोनेंट्स का डायग्राम कैसा होता है। क्योंकि सर्किट पीसीबी को अगर हम रिपेयर करते हैं तो पीसीबी में आगे की साइड कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे की साइड कंपोनेंट्स नहीं दिखाई देते। सिर्फ पीछे तो डायग्राम ही दिखाई देते हैं, यानी प्रिंट जिसको बोलते हैं हम, प्रिंट ही हमको दिखाई देते हैं। तो भाई कैसे पहचाने? बार बार पीसीबी पर लेटेंगे तो ऐसा काम नहीं चलता। हमको कैसे पता चले कि इस जगह पर कौन सा कंपोनेंट्स लगा हुआ है? तो हर एक कंपोनेंट्स के कुछ ना कुछ डायग्राम होते हैं। जैसे एसी करंट जो हमारे घरों में आता है उसका सिंबल ऐसे लगाते हैं भैया। एसी कंपोनेंट्स के लिए सिंबल इसका ये है। डीसी करंट जो कि बैटरी में पाया जाता है, और अधिकतर 99% सर्किट जो ऐसे होते हैं एसी के बाद डीसी पर ही चलते हैं। हाँ, माना कि स्टार्टिंग में उनको एसी की आवश्यकता पड़ती, पावर सप्लाई एसी पर चलती, बाकी आउटपुट कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिनमें डीसी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लो कोई 12 वोल्ट के एडाप्टर हुआ, 12 वोल्ट का कोई सर्किट हुआ तो उसमें डीसी का प्रयोग किया था। लेकिन डीसी करंट का सिंबल कैसा होता है भैया? तो डीसी करंट का सिंबल ये देखो, डीसी एक दिष्ट धारा होती है जो कि बिल्कुल सीधी बहती है। एसी इलेक्ट्रिक करती हुई चलती है। डीसी डायरेक्ट करंट होता है, डीसी को डायरेक्ट करंट भी कह सकते हैं और एसी को अल्टरनेट करंट भी कह सकते हैं। भैया तीसरे नंबर पर रखा है हमने फ्यूज एक बहुत ही सर्किट में अहमियत निभाने वाला कंपोनेंट्स है, जो कि सर्किट का सिक्योरिटी गार्ड भी कहते हैं। फ्यूज एक सेफ्टी पर्पज से लगाते हैं और फ्यूज एक सर्किट को प्रोटेक्शन भी करता है। तो ये फ्यूज कई प्रकार में होते हैं। फ्यूज एम्पियर के ऊपर निर्भर करते हैं, सर्किट को कितने एम्पियर की सप्लाई हो सकता है और उस सर्किट में कितने एम्पियर का फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज के बारे में थोड़ा अगर आपको बताऊं तो फ्यूज देखने में भैया ये तो इसका डायग्राम होता है फ्यूज का, और देखने में फ्यूज ऐसा होता है भैया। इसको अगर आप चेक करोगे मल्टीमीटर से तो कैसे इसको चेक करोगे तो आप क्या करोगे, मल्टीमीटर की दोनों फ्लू की तरफ लगाओगे। अगर लगाने के बाद इसमें बीप आती है तो भैया ये सही है। और इसमें कुछ नहीं होता, बारीक मेटल तार का एक लगा होता है जो कि बीच में से ब्रेक हो जाता है तो ये खराब हो जाता है। ठीक है, ये एम्पियर के ऊपर निर्भर करता है जो इसमें तार लगा होता है कितने एम्पियर का फ्यूज है। ठीक है, और हर एक फ्यूज की वोल्टेज वैलिडिटी भी होती है, मतलब कितने इस फ्यूज को कितने वोल्ट की आवश्यकता है। ठीक है भैया, मान लो इसको 230 से लेकर 250 वोल्ट की आवश्यकता है। अगर इसको 280 मिलेंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर सेकेंडरी सेक्शन में भी कोई रिपेयर अगर दिक्कत आती है तो ये फ्यूज हो जाता है। चलो इसको ठीक है। अगला है रेजिस्टेंस भी एक फ्यूज के तौर पर काम करता है। अब हालांकि मैं आपको हर एक कंपोनेंट्स आपको पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, तो मैं आपको इतना डीपली नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन ये है कि रेजिस्टेंस में फ्यूज के तौर पे काम कर सकते हैं, जिसको एलवीआर कहते हैं। लो एलवीआर मतलब लो वैल्यू रेजिस्टेंस। लो वैल्यू रेजिस्टेंस क्या होता है? 1 से लेके 10 ओम्स तक के रेजिस्टेंस को हम, ये फ्यूज जैसा ही होता है, मतलब फ्यूज जैसा ही होता है। ठीक है भैया, इसको हम फ्यूज में यूज कर सकते हैं। बाकी रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को भी एक सर्किट का सेफ्टी गार्ड कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेकर का काम करता है सर्किट में। चलो आगे जब रेजिस्टेंस का चैप्टर आएगा मैं आपको रेजिस्टेंस में बिल्कुल डीपली समझाऊंगा। फ्यूज में ऐसा ना कोई बड़ा बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। एसी भी क्या समझाऊंगा आपको, रिपेयरिंग सिखा रहे हैं हम, तो इसमें इन चीज़ों को ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मेन चीज़ जो है रेजिस्टेंस, वो आपको बिल्कुल नोट करके चलना है। रेजिस्टेंस आपको पूरा पढ़ाऊंगा क्योंकि आप इसी चीज़ को समझने में बहुत टाइम लगेगा आपको। फिर 5वें नंबर पे आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है भैया? बीडीआर जिसको हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बीआर। ये सर्किट में थोड़ा कम प्रयोग किया जाने वाला कंपोनेंट्स है, लेकिन इसको भी हम आपको पढ़ाएंगे तो उस टाइम आप इस चीज़ को ध्यान में देना। ठीक है, जिसके बाद आता थर्मिस्टर रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? थर्मिस्टर कोई मतलब टेम्परेचर के ऊपर काम करने वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया?
मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कितना हीट होने के बाद कब सप्लाई कट करना कब बढ़ाना है। तो ये TH इसको हम प्रदर्शित करते हैं TS से, RTS से, इसको NTC बोलते हैं, जिसको हम PTC बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थर्मिस्टर रेजिस्टेंस। ठीक है भैया, आपने सुना होगा NTC और PTC और RT और TH, इसको बोलते हैं थर्मिस्टर रेजिस्टेंस। 7वें नंबर पे मैंने रखा है वोल्टेज डिपेंड रेजिस्टेंस, जिसको हम VDR भी बोलते हैं, जो कि AC सप्लाई हम देते हैं। और सर्किट डाटा जब मैं ऐसी आपको सप्लाई सेक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें VDR समझाऊंगा। और जिसको बहुत से लोग MOB बोलते हैं, MOB भी बोलते हैं और VDR भी बोलते हैं, इसका सिंबल भी ये होता है। ठीक है, मैं आपको ये एक एक कंपोनेंट्स आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन इनकी ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं, छोटी छोटी 1-1.5 मिनट में आप समझ जाओगे इस चीज़ को पूरा क्लियर। और जिसके 8वें नंबर में माइक्रो स्विच रखा है, माइक्रो स्विच का भी ASB से इसको प्रदर्शित करते हैं, उसका सिंबल ये होता है। जिसके बाद रखा है मैंने पोलर कंडेंसर। पोलर कंडेंसर क्या होता है, दिखने में भैया ऐसा होता है, एक तरफ ये बिल्कुल मान लो कि भरा हुआ होता है कलर से, तो इसको हम नेगेटिव मानेंगे, इसको पॉजिटिव मानेंगे। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। इसमें क्या होता है, पोलर कंडेंसर में क्या होता है, प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस। और इसको सर्किटों में हर जगह यूज किया जाता है। ये करंट को स्टोर का काम करता है। और नॉन पोलर कंडेंसर जो होता है, इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं और इसको भी हम C से प्रदर्शित करते हैं। नॉन पोलर कंडेंसर जो होता है उसमें क्या है, प्लस माइनस नहीं होता, इसको कैसे भी आप लगा सकते हो, किसी प्रकार से लगा सकते हो। जिसके बाद आता है 11वें नंबर में रेक्टिफायर डायोड, जिसको हम D से प्रदर्शित करते हैं, रेक्टिफायर डायोड क्या करता है, ये करंट को एक ही धारा में प्रवाहित करता है, दूसरे तरफ से करंट को नहीं प्रवाहित करता है। तो इस डायोड का प्रयोग हम AC से DC बनाने में भी करते हैं। और ये करंट को एक ही दिशा में बहने देता है, बाकी दूसरी दिशा में नहीं बहने देता। अब अगला कंपोनेंट्स में आपको बता रहा हूँ, अगले कंपोनेंट्स की ओर जाते हैं जीनर डायोड की ओर। अगला कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे जीनर डायोड। जीनर डायोड ठीक है, जीनर डायोड एक फिक्स वैल्यू का डायोड होता है और इसका सिंबल होता है भैया, इसका सिंबल ये होता है जीनर डायोड का। कोई भी सर्किट में आप देखना, ठीक है, ये क्या होता है, ये फिक्स वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। जीनर डायोड मान लो सप्लाई, हालांकि हमने मान लो कि अगर यहाँ पे 5 वोल्ट की आवश्यकता पड़ी और अगर इधर मान लो फ्लक्चुएशन होकर 5.3 आ रहा है, तो भैया यहाँ जीनर डायोड अगर हमने लगा दिया तो यहाँ पर फिक्स हमें 5 वोल्ट मिलेंगे आउटपुट में। ठीक है, ये सब ये काम करता है भैया। ये सभी अलग अलग वैल्यू पे भी आते हैं, अलग अलग वोल्टेज पे भी आते हैं। ठीक है, अगला कंपोनेंट हमारा है कॉइल। कॉइल क्या होता है भैया, कॉइल का सिंबल तो आप जानते ही होंगे, इसको हम L से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करता है, करंट के फ्लक्चुएशंस को कम करता है। अब करंट के फ्लक्चुएशंस को कम करता है, यानी ये एक शुद्ध भाषा में बता दूं आपको, देहाती भाषा में बोलते हैं हमारे इधर, उसको बोलते हैं ये करंट को छानने का काम करता है। इसमें जो भी नेगेटिव कार्ड आते हैं सप्लाई में, तो वो इसको ये काम करता है। बाकी एक काम इसका होता है जो कि कॉइल को बोलते हैं वोल्टेज को बूस्ट करना, वोल्टेज को बूस्ट करता है ये। ठीक है, अगला कंपोनेंट से देखते हैं ट्रांसफार्मर। चलो इसको मिटा देता हूं, मैं आज आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ इसी के बाद इधर कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल जीरो लेवल से समझाना पड़ेगी, जैसे ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है, डायोड है। बाकी आज मैं आपको अगला अपना पढ़ रहा है क्या, अगला कंपोनेंट है हमारा ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर को भैया ये कोडिंग रहती है ट्रांसफार्मर की हमेशा। चलो मिटा के दोबारा बनाता हूँ, ये हमेशा कोडिंग होती है ट्रांसफार्मर की।
ये क्या है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये कौन सी है, सेकेंडरी वाइंडिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो इसका सिंबल क्या होता है भैया, टी। ठीक है, अब इसका एक कारण है ट्रांसफार्मर का, मतलब ट्रांसफार्मर भी एक कोयल ही है ये मान लो, लेकिन कोयल क्या होती है, डायरेक्ट इनसे इनका कोई संपर्क नहीं होता, ये डायरेक्ट ऐसे चलती है, इनके बीच में कोई इससे कोई संपर्क नहीं होता। लेकिन ट्रांसफार्मर का संपर्क ये होता है कि अगर आपने यहाँ मान लो 230 वोल्ट दिए, ठीक है, ये इसमें घूमता है और घूमने के बाद यहाँ पर ये माइनस का, इसमें ये पॉजिटिव मान लो, ये माइनस मान लो, न्यूट्रल मान लो और ये फेस मान लो। ठीक है भैया, अब इसमें पत्तियां लगी हुई होती हैं। ये मेटल से तैयार किया जाता है, जिसमें क्या होता है, जब इसमें हम सप्लाई देते हैं दोनों में, तो इसमें एक मैग्नेट उत्पन्न होती है। अब मैग्नेट उत्पन्न होती है तो भैया क्या होता है, ये कितने वोल्ट तक हमने इसको बाइंड किया है वो डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर पर। हमें इस ट्रांसफार्मर से कितना आउटपुट चाहिए, जितना आउटपुट हमें आवश्यकता होता है उतने ही उसी हिसाब से हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं सर्किट में। मान लो मुझे 230 वोल्ट से 12 वोल्ट की आवश्यकता भैया, 12 वोल्ट की आवश्यकता है, तो 12 वोल्ट मुझे इसमें से मिलेंगे। ठीक है, इसको प्लस माइनस मुझे बनाना पड़ेगी और आउटपुट में इसके 12 वोल्ट मिल जाएंगे। अब ये उसी हिसाब से बाइंड किया जाता है कि 230 वोल्ट देने के बाद इसमें ऐसी मैग्नेट उत्पन्न होगी जो 12 वोल्ट हमें आउटपुट में दे। तो प्राइमरी सेक्शन की सप्लाई आपको मैं पूरी तरह से सिखाऊंगा, बाकी जिसके बाद मैं आपको सेकेंडरी सप्लाई सिखाऊंगा। तो पहले प्राइमरी सेक्शन में 230 वोल्ट डायरेक्ट नहीं दिया जाता, उसके भी कुछ सेफ्टी पर्पस होते हैं, डीसी सप्लाई देना, एसी देना, कैसे क्या देना, वो सब बिल्कुल एक सप्लाई के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। प्रोटेक्शन होता है, हर चीज होती है कि डायरेक्ट ये ऐसा नहीं होता, समझाने के तौर पर मैंने आपको ये चीज बनाई थी, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 230 वोल्ट दो 12 वोल्ट ले लो। बाकी सब ऊपरों में एलिमेंटर होते हैं कुछ, लेकिन उनके लिए पावर सप्लाई छोटी छोटी असेंबल अलग से की जाती है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ बेसिक कंपोनेंट्स जो कि जिनको बिल्कुल डीपली समझाऊंगा। और रिपेयरिंग की रही बात, आप हर एक वीडियो में मुझे आवाज दें, ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल एक एक पार्ट्स की जानकारी बिल्कुल जीरो लेवल से दूंगा और आप रिपेयरिंग करना बिल्कुल सीख जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एक एक कंपोनेंट्स को आप बड़े ध्यान से पढ़ते रहिए। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर आप रिपेयर कर रहे हो तो अगर आपको कोई रिपेयरिंग करते टाइम में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे उस चीज़ के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर आपको पर्सनल भेज दूंगा। ठीक है, कोई भी चीज़ में रिपेयरिंग में अगर आपको इशू ऐसा लग रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप बिल्कुल मुझे उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। और बाकी मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा मन भी होता है कि अगर हम आगे कुछ आपके लिए करें, कारण क्या है। ठीक है, ओके।